है बच्चों, कैसे हैं क्लास 9th वालों? सब बढ़िया, मजे में? छुट्टियां चल रही होंगी आपकी। तो अक्सर बच्चों के डाउट थे कि वर्क एनर्जी पावर जो फिजिक्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की और एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स के साथ साथ सारी चीजें और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ये देखते हैं वर्क एनर्जी पावर है क्या। आपका चैप्टर नंबर 11 वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले ये जो आपको पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ वन बाय वन पढ़ते हुए चलें। हमारे कोई काम का नहीं है, जितनी काम की चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या हमने सारी एनसीईआरटी कवर की है कि नहीं कवर की। पहली चीज, इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने सबसे पहले मोशन पढ़ा होगा। मोशन में क्या होता था कि आप क्या, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको रेस्ट पे बोला, वो चलने लगा तो उसको क्या बोला, मोशन में बोला। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं तो उसे स्ट्रेट लाइन मोशन बोला गया। अगर कोई ऐसे उड़ के जा रहा है उसे प्रोजेक्टाइल या 2D मोशन बोला जाता है। ये बातें हो गई थी हमारी, आपने पीछे पढ़ रखा है। तो आपसे बोला जाता है कि ये बताओ, अगर आपका वर्क है यानी आप जो मोशन कर रहे हो, क्या बिना वर्क किए, बिना एनर्जी को खर्चा किए आप मोशन कर पाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यानी हम जब जब मोशन करते हैं तब तब एनर्जी खर्चा होती है। आपने कोई काम किया तब भी एनर्जी खर्चा हुई, आपने कोई सामान उठाया तब भी आपकी एनर्जी खर्चा होती है। इन सारी चीजों के बारे में ये डिस्कस एनसीईआरटी करती है। तो आपसे सबसे फिर कहता है वी कॉल सच एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस। ये जो पूरी एक्टिविटीज हैं या जो हम अपने अंदर की एक्टिविटीज करते हैं, सेल फोटोसिंथेसिस करती है, हमारी सेल डाइजेस्ट करती है, एक्सक्रीट करती है, सारी चीजें करती है, इन्हें बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ये जो लाइफ प्रोसेस के लिए जो वर्क है, जो एनर्जी चाहिए, वो कहां से मिलती है? तो उसने कहा कि वो सारी एनर्जी कहां से मिलती है। आप यहां अगर ध्यान से देखोगे तो वो सारी एनर्जी कहां से मिलती है? वो सारी एनर्जी फूड से मिलती है। उसने कहा ठीक है। फिर कहा वी नीड एनर्जी फॉर द अदर एक्टिविटीज जैसे लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन सब के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर कहा एनिमल टू गेट इंगेज इन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल दे में जंप। एनिमल जंप करते हैं, टहलते हैं, शिकार करते हैं, भागते हैं, उछल कूद करते हैं। इन सारी चीजों के लिए क्या होता है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। थिंक ऑफ मशीन, तो मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस। तो मशीन के लिए भी क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है? क्या कोई मशीन अपने आप काम करती है? नहीं। हर मशीन के, भाई आपका पंखा चल रहा है या स्मार्ट बोर्ड चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके पीछे लग रही होगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पूरा पहला पहला ग्राफ उसने यही चीज बताया है। फिर उसने कहा कि व्हाट इज द वर्क। वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे यूज टर्म वर्क। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जाए कि हम कहते हैं कि हमने काम किया, जैसे मैं बैठा, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने याद किया, मैंने सिंगिंग की, मैंने सारी चीजें किया। क्या वो वर्क हुआ? यस, हमारे टर्म में वो क्या है? वर्क है। ठीक। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है, कि सारा वर्क में आएगा या नहीं आएगा, हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। उसने कहा नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। क्या आपने काम बहुत किया, लेकिन अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिन भर पढ़ाई किया, मैंने दिन भर खूब पढ़ाई की, 18 घंटा पढ़ाई किया, और आप अचानक से आके मुझसे कह दे रहे हो तुमने कोई काम नहीं किया, गुस्सा आएगी। तो वही उन्होंने कहा कि यार वर्क आपने बहुत किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो आइए इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है वो समझते हैं। उन्होंने कमाली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ये तो देखो वही सेम वर्ड भी आ गया कि कमाली है ना। कमाली वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। शी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, स्टडीज में बहुत सारे, उसने बुक रीड किया, उसने बुक रीड किया, डायग्राम को ड्रा किया, अपने थॉट को ऑर्गेनाइज किया, सोचा समझा, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किया, क्लास को अटेंड किया, डिस्कस प्रॉब्लम को किया अपने फ्रेंड से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे उसने काम किया, सारी चीजें, बहुत हार्ड वर्क किया। हाँ यार आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत आपने हार्ड वर्क किया, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपका है, इतना सारा काम किया। लेकिन क्या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक टर्म के अकॉर्डिंग क्या ये वर्क होगा कि नहीं होगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले आंसर बता दे रहा हूं कि वर्क नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टर्म जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक। आपने एक दीवार को ढकेला, मैं इसकी मान लो ये दीवार है, मैंने इसको पूरा पुश किया मेरे, लेकिन क्या हुआ, मैं थक गया लेकिन दीवार अपनी जगह से हटी नहीं। तो हमें क्या लगा कि हाँ यार हमने पूरा वर्क किया, दीवार को पूरा ढकेला, हम थक गए, दिन भर थक गए, ढकेला, दीवार नहीं गिरी या दीवार टस से मस नहीं हुई, डिस्प्लेस नहीं हुई, तो हमने तो वर्क किया। बट साइंस कहती है कि नहीं आपने कोई वर्क नहीं किया ना। क्यों? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो अपनी जगह से हटा ही नहीं। तो एक वर्ड यहां सबसे पहला आया, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क। ये लाइन देखना, ये लाइन आप देखना, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है ना। चल
तो उन्होंने कहा कि नो डिस्प्लेसमेंट, यानी एक चीज आप नो डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने कहा भाई नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क, यानी आप समझ में आया कि यार हम वर्क कर रहे हैं बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फोर यानी वर्क भी माना नहीं जाएगा। ठीक, फिर यू स्टैंड स्टिल फॉर अ फ्यू मिनट विद अ हैवी लोड ऑन योर हेड, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, एग्जांपल के तौर पे ये मेरा टैब है, इस टैब को लेके मैं इस पे खड़ा हूं, मान लो ये टैब नहीं बहुत भारी से सामान है, मैं इसको लेकर यहां पर खड़ा हूं, तो मुझे लगा हाँ यार मैं बहुत वर्क कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ लेकर खड़ा हूं, क्या मैं डिस्प्लेस हो रहा हूं? नहीं। तो अगर मैं जब तक डिस्प्लेस नहीं होऊंगा तब तक वर्क नहीं माना जाएगा। तो आप कितना भी बोझ लेकर खड़े हो जाओ, कुली भैया ऐसे खड़े हो जाए 1 घंटा, तो हमको लगेगा यार उसने बड़ी मेहनत की है, ईंटा उठाया है, सामान उठाया है, बस साइंस आगे कहेगी ना भैया तुमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वही बात है हैवी में सारी चीजें। यू क्लाइम अप द स्टेप ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree if we apply the scientific definition. These activities involve a lot of work. सही बात, आपने पेड़ पे चढ़े, आप सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पे चढ़े, आप बहुत ऊपर 5 तल्ले की बिल्डिंग पे चढ़े, बहुत सारा वर्क आपने किया, लेकिन क्या हर एक चीज को वर्क कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, वो हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे। In day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. Activities like playing in a field, talking with a friend, humming a tune, watching a movie, attending a function, sometimes not considered to be work. तो यानी कई बार आपसे कहा जा रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इतनी सारी चीजें देखो क्या दिया है आपने, प्लेइंग, टॉकिंग विद अ फ्रेंड, देखो आप कई बार खेल रहे हो, टॉक कर रहे हो, हमिंग अ टोन, वाचिंग अ मूवी, अटेंडिंग अ फंक्शन, तो आपसे कहा जा रहा है कई बार ऐसा होगा कंसीडर नॉट टू बी वर्क, यार वर्क माना ही नहीं गया, यानी वर्क क्या है? जीरो। आपने इतना सारा काम किया तो आपको वर्क क्या माना गया? जीरो ही माना जाएगा। ठीक है ना? कैसे? आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो यानी साइंस का कोई तो टर्म होगा, साइंस का कोई तो टर्म होगा, तो उन्होंने कहा चलिए हम देख लेते हैं क्या टर्म है, साइंस किसको वर्क कहती है। तो फिर आपसे कहा डेली लाइफ में आपने एक्टिविटीज में व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, किस पर काम किया गया है, व्हाट इज हैपनिंग, उस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, और कौन फोर्स लगा रहा है। जैसे एग्जांपल, मैंने दीवार को ढकेला, तो मैंने दीवार पे वर्क किया, दीवार का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मैंने काम किया कि नहीं किया, वो सारी चीजें डिस्कस करने को बोल रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ द वर्क। अब यहां बताया जाएगा आपको कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क किसको कहा गया है। अब आपसे डिस्कस होगा पहला, to understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situation. आइए वन बाय वन बात करते हैं। पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस, द पेबल मूव थ्रू द डिस्टेंस। उन्होंने कहा कि यार एक कंकड़ है ना, मैं कहां बनाऊं यही बना देता हूं। ये पेबल, पेबल का मतलब क्या होता है? कंकड़। कंकड़ के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो कंकड़ यहां था, कहां पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया। बताओ क्या कंकड़ यहां से यहां पहुंचा? क्या वो चला? हमने कहा हाँ यार वो चला। और अगर वो चला इसका मतलब आपने वर्क किया, तो वही कहा द फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। मैंने पहले ही बोला था कि भैया देखो आप फोर्स लगा रहे हो मायने नहीं रखता, अगर वो ऑब्जेक्ट चल गया, दूरी चल गई तो क्या होगा? वर्क डन माना जाएगा। तो देख लो सिंपल, अगर पुल अ ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव थ्रू अ डिस्टेंस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रॉली है, ये क्या है? ट्रॉली है, लड़की इसे खींच रही है और ट्रॉली यहां से यहां पहुंच गई, इसका मतलब भी क्या वर्क हुआ? हाँ, ट्रॉली पहले यहां थी अब यहां पहुंच गई है, इसका मतलब वर्क हुआ है, यानी डिस्प्लेस लेना देना है। चलो वर्क डन। लिफ्ट अ बुक थ्रो हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स, द बुक राइजेस अप, द फोर्स इज अप्लाइड। इनका मतलब भी क्या है? इनका सेम मतलब यही है कि देखो एक मान लो बुक है, मैं कहां बनाऊं, मैं यहां बना देता हूं, इधर देखो, एक मान लो आपकी बुक यहां पे रखी हुई है, आपने इस पे फोर्स लगाया और बुक को उठा के यहां रख दिया, कि बुक पहले यहां थी आपने उठा के यहां रख दिया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पहले यहां थी अब यहां चली गई, यानी इसको भी माना जाएगा कि वर्क हुआ। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जा रहा है, अपनी जगह से हट जा रहा है, तो माना जाएगा कि वर्क हुआ है। तो इन सारी सिचुएशन में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कॉमन चीज की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ही चीज आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? इधर देखिए कि भैया पहला कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है फोर्स शुड बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। यार ये तो मसला ही नहीं है, आप कह रहे हो कि वर्क कर रहा है, आप कह रहे हो कि वर्क कर रहा है, इसका मतलब हवा जादू तो है नहीं, छू मंतर
ऐसा तो होगा नहीं, आपको पहले फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको हर जगह फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब तक फोर्स लगाओगे नहीं, इसका मतलब भाई वर्क करना है, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा फोर्स तो हमने लगा दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट चल गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया तो क्या होगा, वर्क माना जाएगा। सिंपल, इन्होंने पूरी बात यहां पर कही है। कंडीशन तो कौन कौन सी कंडीशन है, तो ये यहाँ ये क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बनता है, हम हालांकि डिस्कस करेंगे पूरा। तो उन्होंने कहा भैया दो कंडीशन है, उन्होंने कहा दो कंडीशन है। और चलिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या होगा, फोर्स लगना ही लगना चाहिए, साथ में ये क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना ही होना चाहिए। खुद सोचो ना, अगर फोर्स क्या हो जाए जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो, या फिर आपका क्या हो जाए डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए जीरो तो भी वर्क क्या हो जाएगा जीरो। तो दो कंडीशन आपको बतानी है कि फोर्स कब कब होगा, तो जब फोर्स लग रहा होगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ होगा। दो कंडीशन बताओ, जो वर्क आपका जीरो आएगा, तो हमने कहा या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो एस जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। सिंपल ही बात है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखेंगे फुल और भी चीजें, पहले एनसीईआरटी आपकी हो जाए। फिर उन्होंने कहा यार एक काम और करो कि आप बताओ कि व्हाट इज द वन एंड, अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, चलो वो क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, यानी वर्क एक स्केलर है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं है, और जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये टर्म आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे फोर्स बोला जाए 1 न्यूटन, तो खुद सोचो, अगर फोर्स क्या है 1 न्यूटन, और आपने जिस एग्जांपल, मैं इसको समझाता हूं इसके थ्रू, ऊपर वाले के थ्रू, इसको देखिए ध्यान से। चलिए इसके थ्रू हम देखते हैं आपको कि आपने माना 1 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाया और इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर चला, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर चला, तो वर्क भी कितना आएगा 1 इंटू 1 यानी 1। वर्क की यूनिट जूल, तो यानी 1 जूल ऑफ द वर्क। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 जूल है क्या, हमने कहा भैया फोर्स लगाया 1 न्यूटन और जिस ऑब्जेक्ट पे लगाया वो चला भी कितना 1 मीटर, तो वही क्या हो जाएगा आपका 1 जूल ऑफ द वर्क हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और भी चीजें। ये हो गया पूरा। इस पैराग्राफ को देख लेते हैं भैया। इस पैराग्राफ में क्या है, एक आता है कि भैया वर्क पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं केयरफुली। वाली वर्क डन द फोर्स एक्ट ऑन जीरो, कब कब क्या होगा साइड डिस्कशन करेंगे, कब जीरो होगा। तो वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला था, कब जीरो होगा, तो हमने कहा या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो वो जीरो हो जाए, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। दूसरा, अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ कितना आसान, एक एग्जांपल आपको दिया 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थोड़ा 2 मीटर, 5 न्यूटन का फोर्स है, 2 मीटर लगा रहे हो, कितना ही आसान है, क्या ही करना है। तो वर्क कितना आएगा भैया, कुछ नहीं, 5 दूना 10, तो देख लो 10 न्यूटन मीटर। अच्छा न्यूटन मीटर क्यों लिखा, वर्क की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो हमने डिस्कस कर लिया उसके बारे में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए, अगर आपको इतना ही पता है तो। देखो इतना ही आसान है, सॉल्व नहीं, फिगर दिया हुआ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिगर दिया हुआ है, ठीक। 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 8 मीटर खिसका दे रहा है, 7 गुणे 8 कितना हुआ 56 आ गया, खत्म कहानी पूरी। फिर आपसे कहा रहा है कि जब आपसे कहा जा रहा है वर्क एक स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वर्क पॉजिटिव और निगेटिव तो हो सकता है, प्लस और माइनस तो हो सकता है। तो चलिए हम इस फिगर से समझ लेते हैं, बाकी पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि और भी चीजें हम आपको समझाएंगे, बट कोई मसला नहीं है। और भी चीज इधर देखो, ये प्यारी सी लड़की अपनी तरफ क्या कर रही है, इसको खींच रही है, तो फोर्स इधर लग रही है, अपनी तरफ लगा रही है। ये जो कार है वो कार भी किधर मूव कर रही है, तो मैं कार को v मतलब स्पीड, अच्छा v का मतलब अगर जा भी इधर रही है, भाई v का मतलब क्या होता है स्पीड या वेलोसिटी, तो जिधर वो रहेगी उधर। अब बताओ क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आ जा, है ना, मैंने उसको खींचा वो इधर आई, तो क्या इसका मतलब पॉजिटिव बोलेंगे, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव बोलेंगे, सिंपल सी बात है। इसी सिचुएशन को मैं उल्टा कर देता हूं, मान लो ये कार जा रही थी इस तरफ, मान लो ये कार जा रही थी इस तरफ, कैसे समझेंगे, मान लो आपका दोस्त है, समझो आपका दोस्त है, साइकिल लेके जा रहा है या बाइक लेके जा रहा है आगे की तरफ, बाइक कहां लेके जा रहा है आगे की तरफ, आप खींच कहां रहे हो उसको पीछे की तरफ, तो आप फोर्स कहां लगा रहे हो पीछे, वो जा कहां रहा है
आगे, क्या अपोजिट डायरेक्शन? तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या माना जाएगा? निगेटिव। तो मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि हाँ कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा। एक चीज और आएगी जो हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे थोड़ी देर के बाद कि कब आएगा। चलिए ये पूरी हो गई सॉल्यूशन, ग्रेविटी, लिफ्ट आर्म। हाँ अगला इस एक्टिविटी को मैं आपको बता देता हूं। एक्टिविटी क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ड में इधर देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या इसका वेट नीचे लगता है? हमने कहा हाँ वेट नीचे। क्या नीचे को हम ग्रेविटी बोलते हैं? हमने कहा हाँ यार नीचे को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। लेकिन आप ऑब्जेक्ट को ले कहां जा रहे हो? ऊपर। तो हमने कहा यार जो आप फोर्स लगा रहे हो, जिसको मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स, आप कहां ले जा रहे हो? ऊपर। तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो बताओ इस फोर्स का जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, है ना, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर और फोर्स भी ये वाला कहां लग रहा है? ऊपर। जबकि ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? यानी इसका वर्क क्या आएगा? निगेटिव आएगा। वही बात इन्होंने कहा है कि निगेटिव वर्क कब आएगा? विच वन इज निगेटिव? तो निगेटिव कौन आएगा? रीजन क्यों? हमने कहा यार ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर। वेट कहां लगता है? ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। तो यानी उसका फोर्स ग्रेविटी की वजह से क्या आएगा? निगेटिव आएगा। चलिए आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला आसान है, देखो। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। उसने का वर्क डन बताना है ना। अच्छा, लगेज अपने ऊपर रखा है 15 किलो का और उसको जमीन से 1.5 मीटर पे उठाया है। तो इसको बहुत आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्या है। चलो कैसे समझना है उसको इधर देख लो। भाई देखो, एक मान लो ये लगेज है, मैंने कहा यार ये लगेज है, लगेज। अब ये लगेज कितने केजी का है? इसने कहा 15 का है। इसने कहा भैया 15 का है, 15 का है। अब बताओ इस लगेज की वजह से जो आप वेट आएगा, वेट, चाहे फोर्स बोलो चाहे वेट बोलो, वो क्या होता है? क्या वो mg के बराबर होता है? क्या 15 गुणे 10, क्या यही आएगा? 15 गुणे 10। तो हमने कहा यार 15 गुणे 10 आएगा। कहां उठा रहे हो? हमने कहा यार ये जो आप उठा रहे हो वो 1.5 मीटर, कितना लेके जा रहे हो उसको? 1.5 मीटर लेके जा रहे हो। तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देख लो 15 गुणे 10। तो कुछ लोगों में बच्चों को प्रॉब्लम आती, सर ये mg कहां से आ गया? हमने तो फोर्स ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था। हमने कहा भैया वो उठा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाएगा। तो इसमें वर्क कितना है भाई? फोर्स क्या आएगा? वेट के बराबर, जो कि mg होता है ना। चलो अगला देख लेते हैं। हाँ भाई इस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या ही आसान क्वेश्चन है। When do we say that work is done? अभी आपसे बताया था भाई, आपसे कब बोला जाए वर्क डन कब हुआ? आपसे बोला जाएगा यार वर्क कब होता है? तो हमने कहा सबसे पहली कंडीशन होती है फोर्स लगे। फिर हमने कहा क्या फोर्स लगने से वर्क हो जाएगा? हमने कहा जरूरी नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। हो गया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा बहुत ही आसान है, जो वर्क होता है वो फोर्स होता है और साथ में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन होता है। डिफाइन वन न्यू लॉ ऑफ वर्क, ये तो अभी डिफाइन किया था कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और उसकी वजह से 1 मीटर क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, वही क्या होता था? 1 जूल ऑफ वर्क। फिर उसने कहा अ पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। फोर्स कितना दिया है? 140। कितने मीटर तक चलना है? 15। बस खत्म, इतना ही करना था। तो ये वर्क आपका पूरा खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा वर्क खत्म हो चुका है। अब एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये तो वर्क एनसीईआरटी खत्म की है ना, इसने तो एनसीईआरटी ने खत्म किया है। आइए देखते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूं। हो सकता है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ाऊं। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, फिर मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा सारी चीजें। हाँ चलिए हटाएं भैया इसको। चलिए अब आते हैं सबसे पहले, अब मैं आपको जल्दी 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 सारी चीजें रिवाइज करवाना शुरू करता हूं, जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। इधर देखो, क्या वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है? हमने कहा हाँ। क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? हमने कहा हाँ। तो दूसरा ना होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती, तो मैंने मान लिया, है ना। फिर लेकिन उसके बावजूद भी स्केलर आती, कुछ बच्चे हमसे पूछा करते हैं, तो मैं एक सिंपल सा आपको हल्का सा बता देता हूं, यहाँ पे आपके काम का नहीं है। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो मल्टीप्लीकेशन होता है, बट इनका होता है ये डॉट। इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट।
जब भी किसी का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी निकल के आती है वो आती है स्केलर। क्या आती है? स्केलर। और यहीं से आपको एक फार्मूला मिलता है जो आपकी बुक में दिया है ना, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको बनाना है, बता ले। अब यहीं से निकल के आएगा। अब चलो हल्का से बताइए, बता ही दिया तो बताओ देता हूं। देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 पे जो वैल्यू आती है वो आती है 1। कॉस थीटा की जो 90 पे वैल्यू आती है वो आती है 0, और जो 180 पे वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है ना। थीटा का मतलब इन फोर्स और एस के बीच में एंगल, तो ये आता है। चलो पहली बात हमारी हो गई कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी पढ़ेंगे एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क ही एनर्जी होती है। दूसरा यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, बात कर लिया। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। हमने कहा कंडीशन बता दो। कंडीशन हमने पहले कहा कि देखो जब फोर्स और एस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वैसे ही मानो ना, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हमने पहले ही मान किया। ये यहां थीटा से देख लो, सेम डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना है? 0। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसका मतलब F इंटू एस यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर एक इधर, थीटा कितना आएगा? 180। 180 पे वैल्यू कितनी होती है? -1। तो देख लो एफ एस इंटू -1 यानी क्या आया? माइनस। ये दोनों आसान है। तो ये सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। बात समझ में आई? समझाया था अभी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 90, तो 90 पे जीरो वैल्यू कितनी आती है? 0। तो 90 पे वैल्यू आ रही है 0। 90 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0। तो यानी फोर्स क्या, वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कैसे पता चलेगा? अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो वर्क कब 0 हो सकता, ये वाला अभी थोड़ी देर बाद फिर से डिटेल में देखेंगे। फिर अगली हमने बात की भाई वर्क 0 कब हो सकता है? तीन कंडीशन, तीन कंडीशन। या तो फोर्स 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या एंगल कितना हो जाए? 90 हो जाए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कैसे 0 होता है इधर देखो। ये एक सर्कल मैंने बनाया। सबसे पहला सारे कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया। क्या सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं इसको नाम दे दिया मैंने एफ सी। सी का मतलब सेंट्रीपिटल। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलग से बढ़ा दूंगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो उसको बाइंड करता है। हमारी अर्थ भी जो बाइंड सन की तरफ चारों तरफ नाचती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एट्रैक्शन लगता है ना सूरज का, तो उसे बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो ये हमारी अर्थ है या सैटेलाइट है या कोई पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यहां है चाहे यहां है, कहीं भी मान लो, चाहे यहां है चाहे यहां, कहीं भी मान लो। क्या इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है? भाई इस पे देख लो, क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री? क्या इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री? तो मैंने कहा यार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मानी मूव जहां कर रहा है, फोर्स और मूवमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90। अभी पढ़ा था एंगल होगा 90 बन जाएगा 90, यानी वर्क कितना हो जाएगा? 0। क्या क्या एग्जांपल है? अगर आप एक रस्सी नचा रहे हो तब भी यही कंडीशन, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, सैटेलाइट मूविंग, या एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हो आप, कोई भी सर्कल का ऐसा मोशन हो रहा है, तो एंगल कितना आएगा? 90, वर्क कितना आएगा? 0। दूसरा ये क्या है? कुली भैया, अपने कुली भैया देखो, कुली भैया गुस्सा ना कहे मत देना कुली भाई से, है ना। चलो कुली भाई क्या है? अपने ऊपर वेट लेके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब समझो, क्या कुली का जो भी वेट है, जो भी सामान है, वो सामान mg, उसका वेट कहां लगेगा? नीचे। चल कहां रहे हैं? आगे। दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 90। तो वर्क कितना होगा? 0। यानी कुली का जो वर्क होता है वो क्या होता है? 0। बट यहां ऐसे ही कोई खच्चर का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया, डोंकी का। डोंकी क्या है? अपना वेट लेके चल रहा है, तो वही सेम कहानी है। अब मैं बना तो पाता नहीं है, कैसे बनाऊं? डंकी बना दूं? चलो ढेचू ढेचू। चलो ये मेरा डंकी है, ये मान लीजिए ये डंकी है, ये अपना वेट लेके चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो mg कहां लगेगा? नीचे। और ये कहां लगेगा? डिस्प्लेसमेंट आगे। एंगल कितना है? 90। वर्क कितना आएगा? 0। तो डंकी जो सामान लेके चल रहा है वो है 0। कह मत देना उससे, वरना लत्ती मार देगा। इतना सामान, इतना काम कर रहा हूं, तुम कह रहे हो 0, काम ही नहीं कर रहे हो। किसकी वजह से भैया? ग्रेविटी की वजह से ना 0। तो फिर क्वेश्चन आएगा यार वो वर्क करके, तो हमने कहा यार फ्रिक्शन लग रहा होगा, और भी चीजें लग रही होंगी, अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। अगला
यानी वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या आएगी, जीरो। कब आएगी जीरो, अगर अगर आप आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो तब क्या आएगा जीरो, क्योंकि वेट हमेशा कहां लगता है, नीचे लगता है, तो एंगल क्या आएगा, है ना। चाहे आप देखो ग्रेविटी कहां लग रही है, हमने का फोर्स लग रहा है नीचे, चाहे इधर जाओ चाहे इधर, एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। दूसरा अगला ये इंपॉर्टेंट है, वर्क इफ एक्सटर्नल, समझना। एक बॉल है, एक बॉल है, एक बॉल है, एक बॉल, बॉल कहां, बॉल का वेट कहां लग रहा है, नीचे, नीचे। आप कहां ले जा रहे हो उसको, ऊपर, ऊपर, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। आप ऊपर ले, यहां जीरो नहीं आएगा, यहां जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एंगल 180 है, यहां 90 एंगल नहीं है। अब आप आगे नहीं जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो, ऊपर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगली बात करते हैं, इधर देखो, पॉजिटिव निगेटिव फिर से देख लो। ये एक आपका फुटबॉल है, फुटबॉल है, आपने किक किया, आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया ऐसे, तो वो बॉल कहां गई, आगे, मारा भी आगे, गई भी आगे, दोनों सेम डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। थोड़ी देर के बाद बॉल चलते चलते रुक जाती है। क्यों रुक जाती है भाई, बॉल आगे की तरफ जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा, पीछे, पीछे। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चलो फिर हमने कहा यार 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, अभी बताया था 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का। तो हमने कहा यार ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है, इसके ऊपर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ये ब्लॉक यहां से हटके कहां पहुंच गया, यहां कितना चला, 1 मीटर। तो अगर 1 न्यूटन के फोर्स से 1 मीटर चल गया, उसे ही क्या बोला जाएगा, 1 जूल बोला जाएगा। हालांकि मैंने बच्चों को ये चीज बता रखी है, जब भी क्लास 9th हो, 10th हो, कोई भी हो, जब भी एक की बात करें, जो भी फार्मूला हो उसमें पुट कर दो 1 1। फार्मूले में क्या पुट करोगे, 1 1, बस खत्म। आगे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या मतलब इसका है बेटा, इधर देखो, एक बॉल है नीचे रखी हुई है, तो हमें अभी बताया था आपको, उसका वेट कहां लगेगा, उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, नीचे। आप उसको कहां ले जा रहे हो, ऊपर। वो चाहता है नीचे जाने को, आप ले जा रहे हो ऊपर। तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, हमने कहा हाँ यार हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो क्या आएगा, mgh, क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू mg, हाइट कितनी है h, तो यही फार्मूला हमने लगा के आंसर निकाला था, हो गया पूरा। जैसे एग्जांपल इसमें देख लो, कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। और जैसे ही आपने सोचा भैया हाइट पे उठाना है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी आप फार्मूला खाली लगा दो, m की वैल्यू कितना है, 200 दिया है, g की वैल्यू जब कुछ ना बोले तो 10 लेंगे, क्वेश्चन दे दे तो 9.8 ले लेंगे, मसला ही नहीं, जो देगा, इंटू 6, आंसर आ गया, इतना ही आसान। चलो आगे एनर्जी की बात करते हैं। अब हम एनर्जी की तरफ चलते हैं, है ना। तो पहले मेरा वाला पढ़ोगे या वो वाला, तो मैं समझता हूं पहले मैं अपना वाला पढ़ा दूं, फिर एनसीईआरटी का डिस्कशन करवा दूंगा एनर्जी में। तो हमने कहा व्हाट इज द एनर्जी, तो हमने कहा यार अभी तक जो आपने काम किया है वही काम स्टोर हो